हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। यूपी पीसीएस 2023 के हम पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे थे, जिसमें 2 वीडियो पहले ही आ चुकी हैं। उसी क्रम में ये लास्ट वीडियो होगी इसकी, जिसमें अब बचे हुए 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए पूरे आज 150 प्रश्न देख लेंगे हम। पहला है आज का प्रश्न, 101वां प्रश्न है। द जाइलम इन प्लांट्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए है वाटर, बी अमीनो एसिड, सी ऑक्सीजन, डी फूड। तो आंसर हो जाएगा ए वाटर, है ना। इससे आप चाहो तो ट्रिक बना सकते हो, जो कि जाइलम परिवहन है, तो जाइलम और जा से ही होता है जल, है ना। तो इस तरह से आप इसमें ट्रिक भी लगा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 102वां प्रश्न है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर। फर्स्ट है नॉन रिन्यूएबल यानी गैर नवीकरणीय, सेकंड है रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय हैं, और सी है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जनित हैं, डी है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीट ऊष्मा जनित। तो हमें पता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, नवीकरणीय सोर्स होते हैं, है ना, यानी कि रिन्यूएबल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी इज़ द राइट आंसर। नवीकरणीय स्रोत जैसे कि है सोलर एनर्जी हो गई आपकी, है ना, विंड एनर्जी, ये सब कैसे होते हैं, रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है। और वहीं कन्वेंशनल पूछ ले तो जैसे फॉसिल फ्यूल हमारे होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, हमारे कन्वेंशनल। आगे बढ़ते हैं। 103 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है। पहला है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। बी है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, ऐसे इन O2 लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। सी रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, मीजरिंग O2 लेवल इन ब्लड। डी वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, कंप्यूटिंग O2 लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। तो जो BOD होता है, उससे हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करते हैं कि वो जो भी जलीय तंत्र है, यानी कि हमारा जो भी वाटर बॉडी है, उसमें कितना प्रदूषण है, वो कितनी प्रदूषित हो चुका है। इसके लिए हम BOD जांच करके देखते हैं। ठीक है ना, तो ये ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि इसमें जितनी ही BOD जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, वह वाटर बॉडी उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूट होगी। ठीक है ना। अब 104 पे चलते हैं। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है। तो ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसमें आंसर हो जाएगा एजोला। एजोला इज द राइट आंसर। पर आते हैं 105वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। कौन सी इसमें लाफिंग गैस होगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है। 106वां प्रश्न है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सी बीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए आयोडीन। आयोडीन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें 107वें प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन एक कीटपक्षी पौधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। राइट आंसर हो जाएगा इसमें नेपेंथिस। ठीक है ना, नेपेंथिस इज द राइट आंसर। तो ये कीटपक्षी पौधे होते हैं नेपेंथिस में। होता क्या है, ये क्या अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे करते हैं, कीटों से करते हैं। यानी कि ये पौधे इस जगह ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपनी जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा इन कीटों से करते हैं, इसलिए कीटपक्षी पौधे भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल की तरफ क्या है, नेपेंथिस। आगे आते हैं। 108वां प्रश्न है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स यानी घटकों का बना होता है। तो हम सभी जानते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। तो 108 का हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। फिर 109वां प्रश्न। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। तो इसका राइट आंसर बी है, 10वां स्थान। ये करंट का कुछ प्रश्न है। 110वां प्रश्न है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं। अ जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड।
तो ऐसी भूमि क्या कहलाती है? वाटरशेड। क्या कहलाती है? वाटरशेड या जल विभाजक, ठीक है ना। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आते हैं 111वां प्रश्न। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? When did the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in which of the following year? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1974, 1974 में। 112वां प्रश्न है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम: स्वैम्स, बी पॉन्ड्स, सी रिवर्स, डी मार्सी एरिया। इसमें क्या हो जाएगा? लोटिक, सी नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें आप चाहो तो देख सकते हैं, लोटिक मतलब लौटने वाले, यानी कि जहाँ लगातार बहाव फ्लो आ रहा हो। तो इनमें चारों में से एक ही है नदी, ठीक है ना। बाकी देखो तालाब में रुका हुआ पानी होता है, दलदल में भी लगभग रुका हुआ होता है, और मार्सी एरिया इन धसाऊ क्षेत्र में भी रुका हुआ पानी होता है। नदी कैसा? लोटिक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 113वां प्रश्न। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCAB स्थित कहाँ पे है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। जामनगर में है, तो राइट आंसर वी, जामनगर। 114वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन इस प्राकृतिक रेशम में मिलती है। 115वां प्रश्न है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुदबिद्दी जानवर, डी जीरो कॉल्स एनिमल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 116वां प्रश्न। सूची को मिलान कराना है। इसमें डिसीजेज और उनके फैक्टर दिए हुए हैं। पहला पेप्टिक ब्लड, डेंगू, फील पाँव, मलेरिया, ये इन्होंने दे रखे हैं। तो देखते हैं, जिसमें पेप्टिक ब्लड है इसका संबंध हो जाएगा आपका विषाणु से, यानी कि पेप्टिक अल्सर्स बैक्टीरिया से होता है। फिर है डेंगू एक वायरस, ये वायरस इसका फैक्टर होता है, वायरस से होता है डेंगू। वहीं फील पाँव एलिफेंट फुट जिसे बोलते हैं, ये बॉर्न डिसीज़ होती है, कृमि डिसीज़ है। और मलेरिया ये प्रोटोजुआ होता है, उससे होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 117वां प्रश्न। पोषक स्तर बनते हैं। पहला है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, बी केवल पौधों से, सी केवल जंतुओं से, डी केवल मांसाहारी जंतुओं से। तो ये भी इजी प्रश्न था। पहला हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, तो ए इज द राइट आंसर। पोषक स्तर किससे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। आगे बढ़ते हैं 118वां प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। इन सिटू, एक्स सिटू कंजर्वेशन, सी जीन पूल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किसका हिस्सा होते हैं? ये इन सिटू संरक्षण द्वारा, ठीक है ना, या इन सिटू संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन होता है राष्ट्रीय उद्यानों में या नेशनल पार्क्स। 119वां प्रश्न है। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हांगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ठीक है ना। तो आपने जम्मू कश्मीर में एक दचिकाम नेशनल पार्क देखा सुना होगा, ये उसी का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। हांगुल वहीं पाए जाते हैं। 120वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? यानी कि ऐसा प्रदूषक जो एक बार अगर मिट्टी में डाल दिया जाए तो दोबारा से क्या होगा? वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। तो इनमें से आपको दिख रहा होगा, जो हमारे कीटनाशक हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 121वां प्रश्न है, करंट का है ये। केंद्रीय बजट 2023-24 के कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी सब्सिडी, ठीक है, इतनी नहीं थी ये सब्सिडी, ठीक है ना। ये तो ये राइट आंसर है। अब यहाँ 2 सूचियाँ दी हैं, उन सूचियों को आपस में मैच करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से।
मैच करना है जो जनसंख्या के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रतिपादक भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ये किसने दी थी? ये दी थी एडविन केनन ने। ठीक है ना, 1 का 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद दूसरा है आपका सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, ये दी थी हेनरी जॉर्ज ने। तीसरा है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये थॉमसन की दी हुई है थ्योरी। लास्ट है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी, ये दी हुई थी मॉल्थस की। तो 122 का हो जाएगा राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं 122वें प्रश्न। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? What do we call balancing the need to use resources and also conserve them for the future? ये क्या कहलाते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 124वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? पहला जेंडर इक्वालिटी, बी है जीरो हंगर यानी शून्य भूख, सी अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंड डी है अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च। तो देखो इसमें स्पेस रिसर्च की बात नहीं की गई है। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये 17 जो SDG गोल हैं ये आपको याद ही करने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आते रहते हैं, तो बस आपको 17 गोल याद होने चाहिए। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 125वां प्रश्न है। कथन है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी तो पर्यावरण का संतुलन कैसे बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। केवल पहला सही होगा, तो ए सही है और आर गलत होगा। यहाँ पे ए सही और आर गलत, ठीक है। ये थोड़ा बैक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं 126। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ये करंट का ही क्वेश्चन है। इसका बी है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं 127। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो इसके दोनों ही कथन सही होंगे। सी 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1871 में किया गया था, लेकिन 1881 से ये लगातार 10 साल में होने लगी थी। बट राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगली पे। लॉर्ड मेयो ने कराई थी, ये भी पता ही होगा, ये जनगणना, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। उसके बाद देखो हम बोल ही रहे थे अभी SDG के बारे में, ये आ भी गया प्रश्न। आपको 17 के 17 SDG रटे होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला इसमें SDG 10, फिर SDG 13, SDG 14, SDG 15। तो सबसे पहले देखते हैं SDG 10। इसका संबंध किससे है? असमानताओं में कमी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। फिर है SDG 13, ये क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु क्रिया से संबंधित है। फिर है SDG 14, जिसका संबंध है आपका SDG ये 14, हाँ, इसका संबंध आपका हो जाएगा पानी के नीचे का जीवन यानी लाइफ बिलो वाटर। फिर लास्ट है SDG 50। SDG 15 का संबंध आपका होगा ये ज़मीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। तो इसी क्रम में अगर देखें तो राइट आंसर डी 3, 1, 4, 2, डी इज़ द राइट आंसर। ये आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए।
फिर आते हैं आज के 130वें प्रश्न पर। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुन्नार म्यूरडल ने। गुन्नार म्यूरडल ने लिखी है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। फिर 131वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? पहला, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी। दूसरा, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। सी है केवल शिशु मृत्यु दर में कमी। या डी, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। तो साफ साफ दिख रहा है डी, मातृ मृत्यु दर यानी कि रिडक्शन इन मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 132वां प्रश्न, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है? पहला, सतत विकास से। दूसरा है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से। तीसरा है पर्यावरण शिक्षा से। और डी, ओजोन परत के संरक्षण से। तो ये सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी से संबंधित एक प्रश्न आ गया था 2025 में, जो हमने आपको सॉल्व कराया था, देखना ये प्रश्न है, रिपीट है। अब 133वें प्रश्न में आते हैं, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। एक लंबे लंबे स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर कोट किए हैं। तो इसका जो पहला है वो तो सही है, पर दूसरा यहाँ पे गलत है। 133 का केवल ए, ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे चलते हैं 134वां प्रश्न करंट का। ये, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, राइट आंसर इसका बी होगा। यहाँ जब देखो कोई रिपोर्ट आती है उसमें इस तरह से रैंक बढ़ती हुई दिखाई जाती है, तो कैसे मानी जाती है? रैंक क्या गिर गई, ना कि बढ़ी हुई। तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। 135वां प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो अभी हम पहले भी काफ़ी प्रश्न देख चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कहलाएगा ये। ठीक है। 136, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? पहला है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। दूसरा है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया। तो कौन सा इसमें सही होगा? 136 का देखो पहला तो गलत है ये, ठीक है ना, और ये दूसरा बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, क्योंकि ये 2022 में नहीं, लगभग 2019-20 के आसपास आई थी। 2019 के आसपास ये पीएम गति शक्ति योजना आई थी। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? पहला है फार्मिंग यानी किसान खेती। बी है सर्विस यानी कि नौकरी। सी वॉलंटरी सोशल सर्विस यानी स्वैच्छिक समाज सेवा। और डी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। तो भाई इन्होंने पूछा कौन सी इसमें आर्थिक क्रिया नहीं है, तो स्वैच्छिक समाज सेवा कोई आर्थिक क्रिया में नहीं आता है, तो आराम से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसान फार्मिंग है, सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है ना, तो सी इज द राइट आंसर। 138, ये भी करंट का प्रश्न है बजट से। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। इसका जो राइट आंसर था केवल एक, दूसरा गलत था, केवल एक सही था। अब 139वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? पहला है 2045 तक, बी 2070, सी 2075 और डी 2080 तक। तो इसका जो राइट आंसर है 2070 तक, बी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है ना। पहले ये 2045 तक लक्ष्य किया गया था, पर बढ़ के ये 2070 हो गया था। अब 140वें प्रश्न में चलते हैं, फिर से बजट का है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? पहला है राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। बी है जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटों की राज्यों को अनुमति। सी है 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य। डी है 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। तो जो 140 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, कि जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। ठीक है ना, ये राइट आंसर था इसका। अब आगे बढ़ें 141 में, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। बी 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। तीसरा है फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। डी है पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सी, फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। ये कथन गलत था, तो ये इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 142वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी निर्धनता के प्रकार हैं? पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी पूर्ण या परम निर्धनता। फिर दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी यानी सापेक्ष निर्धनता। तीसरा है व्यक्तिपरक निर्धनता यानी सब्जेक्टिव पॉवर्टी। और चौथा प्रकार्यात्मक निर्धनता फंक्शनल पॉवर्टी। तो हमने पढ़ाई है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, ये दोनों क्या होते हैं? राइट आंसर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ जो आयोग का जो राइट आंसर माना है, उन्होंने इसको सब्जेक्टिव पॉवर्टी भी मान लिया है, यानी कि 1, 2, 3 इनके हिसाब से ये हो गए। ठीक है ना, तो बी यहाँ पे हम राइट आंसर मानेंगे। फिर आगे चलें, 143 में है कुछ योजनाएं, उन्हें मैच किया गया है और इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक मैच नहीं कर रही है। तो पहले ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। बी है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। तीसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल वन मिशन 2015। डी है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल वन मिशन 2015 में नहीं आया था। तो कब आया था? ये 2016 में आया था। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आया था आपका 2016 में। आगे बढ़ते हैं 144वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? पहली है अनूठी उपहार योजना। दूसरी मातृशक्ति उद्यमिता योजना। सी। तीसरा है कौशल्य मातृत्व योजना। डी यानी कि चौथा है स्त्री निधि योजना। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि उत्तर प्रदेश से कौन सी रिलेटेड है। तो इसमें से जो अनूठी उपहार योजना है ना, ये यूपी से संबंधित है, केवल एक, यानी कि ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 145वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गंगा एक्सप्रेस वे, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। तो हमें बता, जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो सीधी सीधी किससे रिलेटेड है? हमारे यूपी से है। ठीक है, बाकी सब केंद्र सरकार से संबंधित है। तो गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है। 146वां प्रश्न है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक थे विमल जालान। इसका डी राइट आंसर। 147वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है ना, 2 फरवरी। फिर 148वां प्रश्न, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई, कौन करता है इसको पब्लिश्ड? तो इसका जो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसको रिलीज करता है हर साल। ठीक है ना, ILO। 149 मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर था 2021। ठीक है ना, 2021 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है फिर से बजट से, निम्नलिखित में से
कौन एक केंद्रीय वित्त विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सम्मिलित है? पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़ रुपए, सी स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़ रुपए, डी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़ रुपए। तो 150 का आंसर है ए, ठीक है ना, ये इसमें सही सम्मिलित है। तो ये हो गए 150 प्रश्न 2023 के, ठीक है ना। ये PYQ आपके 2023 के सॉल्व हो चुके हैं। आपने इसमें देखा बजट के काफ़ी क्वेश्चन मिले आपको, थोड़ा बजट भी तैयार करना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे भी तैयार करना चाहिए, केंद्र का भी और यूपी का भी, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आगे भी वीडियो आपको जो कैसी लग रही हैं आप जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, इससे आगे वीडियो आएँ, ठीक है ना। तो देखते रहिए आप और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।